चुनाव विशेष, उत्तर प्रदेश चुनाव विशेष। आज अंतिम यानी 7वां चरण समाप्त हो गया। क्या-क्या हाल है उत्तर प्रदेश में और क्या होने वाला है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करूंगा। वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब करती और शेयर करते रहिए। दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूं, काम की बात में आपका स्वागत है। पुनः वरिष्ठ पत्रकार, संपादक, लेखक जेपी सिंह साहब अम्बेडकर नामा में मौजूद हैं। उन्हीं से हाल जानेंगे उत्तर प्रदेश का कि फाइनली सब बंद हो गया डब्बे में, ईवीएम में क्या क्या हो रहा है। लेकिन उससे पहले स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार। चलिए सर, शुरू करते हैं। पहले इलेक्शन में क्या होने वाला, उससे पहले दो इम्पोर्टेंट मसला है जो जानना चाह रहे हैं क्या कि वो क्या रहा है। कह रहे हैं कि बड़े अधिकारी सीएम ईओई का फोन नहीं उठा रहे हैं, अपने बोर्ड चेंज कर रहे हैं, कलर बदल रहे हैं। पार्क का कलर बदल गया है, एक जगह हमने सोशल मीडिया पर देखा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बनारस में गुजरात पुलिस बनारस में आई है। कई लोगों के ट्वीट हमने देखे, वीडियो सोशल मीडिया पर देखे। क्या है मामला सर? अधिकारी जो है वो मौसम विज्ञानी होते हैं सर जी। ये तो अवसरवादिता की बात हुई। लेकिन एक और भी बात है कि जो सरकार जा रही है, अगर जा रही है और दूसरी सरकार आ रही है, तो दूसरी सरकार के आने का उनके मन में उत्साह हो या ना हो, लेकिन पहली सरकार के जाने की खुशी उनके मन में जरूर है। 2-4 अधिकारियों को छोड़ दीजिए जी। तो बाकी अधिकारी अगर इस तरह का बिहेव करने लगे, अलग अलग विभाग के अधिकारी इस तरह का बिहेव करने लगे, तो आप इसी से समझिए कि सरकार के प्रति, उनके संबंधित डिपार्टमेंट के मंत्री के प्रति उनके मन में कितना आदर है। ये आदर इन्वर्टेड कामा वाला है, ये आदर नहीं है, ये अनादर है। जी जी जी। ये इससे ये प्रदर्शित होता है, वरना सरकारें तो लोकतंत्र है तो आती रहेंगी जाती रहेंगी। जी। लेकिन अब उसी तरह है ना कि जैसे आप किसी अधिकारी के पास गए, किसी प्रोफेसर के पास गए, किसी और मूर्धन्य व्यक्ति के पास गए अपना कोई काम कराने, उसने आपसे इतने मीठे ढंग से बात किया, इतना आपको रिस्पांस किया, आपका काम नहीं भी किया तो बाहर आके आप उसको गाली नहीं देते। और कुछ अधिकारी हैं जो आपका काम करते हैं लेकिन आपसे बहुत ही रूखे ढंग से बात करते हैं, तो आप काम करें या ना करें वो बाहर निकल करके आपको जो है वो गाली देने लगते हैं कि साला बड़ा घटिया टाइप का आदमी है, इसको बात की तमीज नहीं है। तो वही हाल सरकारों का है सर। एक सरकार जाती है, एक सरकार आती है, चमचागिरी में कोई कुछ करे। तो अभी तो सरकार न गई है न सरकार आई है, अभी तो सरकार जाने और आने का आहट से आहट है। मतलब सरकार जा रही है, सरकार आ रही है। और दूसरी बात ये कि जो अधिकारी हैं, क्योंकि उन पब्लिक डीलिंग में रहते हैं, वो अपने सरकारी कर्मचारियों के साथ रहते हैं, जहां उन्हें मालूम है कि पुरानी पेंशन और नई पेंशन को लेकर के सरकारी कर्मचारियों के मन में कितनी उद्वेलना है। जो पुराने कर्मचारी हैं, जो पुरानी पेंशन योजना से हैं, वो एक बार उनमें उद्वेलना हो या ना हो, लेकिन जो नए हैं उनके अंदर तो है ना कि अगर खुदा न खास्ता कुछ आज अनहोनी उनके साथ हो जाए तो उनके परिवार के लिए कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। और पुराने भी लोग हैं तो जानते हैं कि अगर उनके बच्चे नौकरी में आते हैं तो उनके लिए कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं रहेगी। इन्होंने इतने बड़े मुद्दे को इस तरह से छेड़ दिया है, छेड़ा तो 2004 से है, लेकिन उसका विद्रूप जो है अब सामने आ रहा है। तो जब विद्रूप सामने आ रहा है तो उसके बाद ये पहला चुनाव है जिसमें वो व्यक्त कर सकते हैं कि वो उससे सहमत है या असहमत है। तो ये बात जो है पुरानी पेंशन और नई पेंशन को लेके जो उद्वेलना है, जो बीच में आंदोलन हुआ, जो ये हुआ, उसकी चरम परिणति इस चुनाव में देखने को मिल रही है। जी जी। तो ये बात है, तो इसलिए इनके जाने की आहट उनको ज्यादा हो जाती है जो प्रशासन में बैठे रहते हैं, जिनकी पब्लिक डीलिंग रहती है। जी। तो इसका मतलब कि अधिकारी लोग को ये एहसास हो गया है कि ये जाने वाली है ये सरकार, क्योंकि वो अपने नेम बोर्ड जो लगा है जिला अधिकारी का, एक जगह दिखा है कि वो कलर बदल दिया गया है, एक जगह पार्क में कलर बदल दिया गया है। देखिए, सारा पार्क जो है उद्यान विभाग के पास है, कहीं लोक निर्माण विभाग के पास है, कहीं डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास है, कहीं जो डीएम का जो आपका बदला गया वो पीडब्ल्यूडी के जूनियर इंजीनियर ने बदला। लेकिन जो मुख्यमंत्री का जो कोर ग्रुप है आईएएस का, वो तो मुख्यमंत्री के साथ उसी तरह है ना, उसमें से तो कोई नहीं बदला। क्यों? क्योंकि उसने 5 साल जो है मुख्यमंत्री के साथ रह के चिपक के
उनको गलत सूचना दे करके जो है उनका दुरुपयोग करके अपना उल्लू सीधा किया। जो लोग हाशिए पर हैं वही जो है अपनी प्रसन्नता व्यक्त करेंगे ना। जो उनके साथ बैठ के मलाई खा रहे थे वो कैसे, ये दूसरी बात है कि इनकी सरकार गिर जाए, दूसरी सरकार शपथ ले तो वो फौरन से पेशतर जो है वो क्या कहते हैं मुख्यमंत्री आवास में पहुंच के अपनी लॉयल्टी प्रदर्शित करने लगे, उनके घर पर पहुंच के लॉयल्टी प्रदर्शित करने लगे, या अंदर खाने उनसे टेलीफोन से बात कर रहे हो। ये तो तब पता चलेगा। अभी तो जो सार्वजनिक रूप से ही है ना कि जो बाकी लोग हैं, जो इनके कोर ग्रुप के अलावा हैं, जो हाशिए पर हैं, जिनको जो है अनइम्पॉर्टेंट पोस्टिंग्स दी गई हैं, वो जो है जनता का रुख देख के वो कह रहे हैं कि आओ अब क्या कर लोगे, 2-4 दिन तुम्हारा है देखते हैं, 10 दिन तुम्हारा है देखते हैं। फिर भी इन्होंने जो फोन नहीं उठा रहे हैं उनको धमकी दे रहे हैं कि फोन उठाओ नहीं तो कार्रवाई कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे। आपके क्या कहते हैं जो पीडब्ल्यूडी के जूनियर इंजीनियर ने, जिसने जो है वो हरे से पीला, वो पीले से हरा कराया था, बाद में हरे से लाल कराया, डीएम ने अप्रसन्नता व्यक्त की तो उसको सस्पेंड कर दिया गया है। और ताजुब की बात यह है कि वो जो जूनियर इंजीनियर है वो ब्राह्मण है। कि वो ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण कहा जाता है कि जो है बीजेपी का इस समय मंडल कमीशन के बाद जब से जो है मध्य जातियों का जो है वो ओबीसी का उभार हुआ, तब से ब्राह्मण जो है कांग्रेस में अपने को हाशिए पे समझने लगे, तो वो हिंदुत्व के नाम पर भाजपा में कूद गए, क्योंकि उनको लगा कि हिंदुत्व और प्लस ओबीसी और दलित वाला हिंदुत्व, तो ये मिला के सरकार हमारी ही रहेगी, गोटी हमारी ही लाल रहेगी। ये स्थिति है सर। अब की बार पहली बार मंडल कमीशन के रिपोर्ट को जब बीपी सिंह ने लागू किया था, तो इस बार पहली बार ये उत्तर प्रदेश का चुनाव है जिसमें ओबीसी काफी हद तक एकजुट हुआ है सपा के झंडे के नीचे। और अगर इस झंडे के नीचे दलित भी एकजुट हो जाए तो जो 85% है ना, उससे 15% कभी चुनाव जीत नहीं पाएगा। ये मैं अभी से भविष्यवाणी कर रहा हूं। लेकिन इनके अंदर जो इनके बैरिस्टर्स हैं, जो इनके वोट बैरिस्टर्स हैं, जो अपने समाज को जो है मतलब दिशा देने के का काम करते हैं, लेकिन वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए गलत दिशा देते हैं, इसके कारण सब गड़बड़ी हो जाती है। उनकी जो अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हैं, वरना 85% से 15% कभी नहीं जीत सकता। लेकिन 85% एकजुट हो तो ना, ये पहला चुनाव है मंडल कमीशन के बाद। इतना तो मंडल आयोग लागू होने के बाद भी मंडल के लोग नहीं जुटे थे जितना इस बार जो है मंडल से जुड़ी जो है जातियों के लोग जुटे हैं। अब वो सरकार गठन से लेके उसमें मलाईदार मंत्रिमंडल को लेके वो बवाल करें, उनको लगे कि हमको पैदल कर दिया गया है, उनको लगे कि हमको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया है, क्योंकि महत्वाकांक्षाएं तो ऐसी है ना कि हम भी मंत्री बने, हमारा लड़का भी मंत्री बने, हमारा साला भी मंत्री बने, हमें टिकट मिले तो हमारे लड़के को भी मिले, हमारी बीबी को भी मिले, हमारे साले को भी मिले। तो सवाल इस बात का है कि इस महत्वाकांक्षा के टकराव की बात अलग है। अदरवाइज जिस दिन ओबीसी पब्लिक और ओबी दलित पब्लिक जिस दिन ही समझ लेगी कि सत्ता की चाबी उनके पास है, वो अपने विलेज बैरिस्टरों को या वोट बैरिस्टरों को किनारे करके अगर एकजुट हो जाती है तो फिर उनसे दूसरा कोई जीत ही नहीं सकता। 85 और 15 समझ लीजिए। एक ये और पहला खबर आ रही चुनाव है जिसमें 85% के लोग काफी हद तक उत्तर प्रदेश में एकजुट हुए हैं। एक और खबर आ रही, गुजरात पुलिस बनारस पहुंची हुई है। हाँ तो पहुंची होगी गुजरात पुलिस, उन्होंने वहां ड्यूटी लगवाई होगी ना उनकी। ये तो बाहर की पुलिस आती है तो ड्यूटी बाहर की पुलिस का लगवाते हैं। गुजरात पुलिस ही नहीं पहुंची सर, वहां के सारे धर्मशाले, सारे होटल, जो भी रुकने का स्थान है, सारे लॉज, आप प्रधानमंत्री जिस दिन गए तो उसके 1-2 दिन पहले से ही फुल था। और प्रधानमंत्री की जो सभाएं थी जिसमें आगे लोग खड़े दिखाई पड़ते थे बलिया तक, वो सब वही जो लोग बनारस में आके रुके थे वही लोग सब थे। बिहार तक से लोग लाए जा रहे थे। आपका जो है हरियाणा के बॉर्डर पर हुआ तो हरियाणा से लोग लाए गए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश से लाए गए। प्रधानमंत्री का पंप एंड शो होना चाहिए, फ्लॉप मीटिंग नहीं दिखनी चाहिए जैसे कई जगह दिख गई। बाकी लोग फ्लॉप हो या जो भी हो, और अगर असली मीटिंग बुला ली तो पता चला आधे से ज्यादा लोग बीच में ही उठ के चले गए। तो सब पेड वर्कर हैं। बंगाल में भी चुनाव हुआ था तो इलाहाबाद से भी 50 पेड वर्कर गए थे, कानपुर से गए थे, बनारस से गए थे, हिमाचल प्रदेश से गए थे। सब जगह से बेरोजगार हैं, उनको होता है कितना पैसा मिलेगा, होटल में रुकने को मिलेगा। अब यहाँ तक कि लैंग्वेज प्रॉब्लम है तो भी गए थे। ये तो बनारस है जहाँ हिंदी चलती है, लेकिन बंगाल में तो हिंदी चलती नहीं है। बंगाल में अगर सुदूर गांव के इलाके में आपकी पोस्टिंग हुई तो वहां बंगाल हिंदी बोलते ही नहीं है, सकते हैं लेकिन वो बोलेंगे बंगाली में ही।
इक्का दुक्का लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं। खैर सर, 54 विधानसभा सीटों पर आज मतदान खत्म हो गया और आपके पास बहुत ही फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होता है, हर जिले में आपके जो रिसर्चर है मौजूद होते हैं, तो जरा इस समीकरण समझाइए कि आज हुआ क्या होगा। देखिए, अब आज सिर्फ एक बात आपको बताते हैं, इससे आप पूरा अंदाजा लगाइए। जी बनारस में जो शहर दक्षिण सीट है, जिसमें विश्वनाथ मंदिर है जी और जिसमें इन्होंने ढोल ताशे के साथ विश्वनाथ कॉरिडोर जो है बनवाया और उसका उद्घाटन करवाया, वहां इनके बहुत खास मंत्री नीलकंठ तिवारी चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा में। और वहां से एक मंदिर के महंत और महंत खानदान के हैं वो दीक्षित जी, वो जो है सपा से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। और जो दिन भर की रिपोर्ट यही थी कि तिलक जो है वो साइकिल पर सवार हो गया है। तो अगर तिलक साइकिल पर सवार हो जाए तो यादव, मुसलमान, पटेल, ये सब तो पहले से ही हैं, मौर्य पहले से ही हैं। तो तिलक अगर सवार हो गया है तो आप समझ लीजिए कि इसी से कि वहां उनकी क्या स्थिति है। और वो एक बात पर इस पर मोहर लगाएगा कि आपका जो क्योटो बनाने का जो आपका सपना था या जो आप क्योटो बना रहे थे, वो सपने को बनारस के शहर दक्षिण के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। देखिए सर, आप इतिहास के प्रोफेसर हैं, आप जानते होंगे कि जिस समय देश आजाद हुआ उस समय एक ये परसेप्शन था कि जो मुसलमान पाकिस्तान चाहते थे या जो उनके पक्ष में हो गए थे, वो सोचते थे हैदराबाद में पाकिस्तान बनेगा, वो सोचते थे प्रयागराज में पाकिस्तान बनेगा, वो सोचते थे बिहार के दानापुर में पाकिस्तान बनेगा, वो सोचते थे कि भोपाल में पाकिस्तान बनेगा। लेकिन पाकिस्तान बना पंजाब में और जो है क्या कहते हैं बांग्लादेश में। अगर उनको ये बताया जाता कि तुम जिस पाकिस्तान को चाहते हो वहां बनेगा, तुमको अपने जड़ से उखड़ करके वहां जाना पड़ेगा, तो हो सकता है कि पाकिस्तान न बनता। जी विकास सभी चाहते हैं लेकिन अपना घर गिरा के नहीं। अपना घर, अपने जीविकोपार्जन का साधन, उसको गिराकर कोई विकास नहीं चाहता। अब विकास का मतलब है कि आप सड़क चौड़ी करने के लिए लोगों के मकान गिरवा दीजिए, आप जो है अपनी कार को जो है वो हम मंदिर के गेट तक ले जाने के लिए सारा वहां के सैकड़ों जो है छोटे छोटे मंदिर गिरवा दीजिए। विकास का मतलब होता है कि आप टेलीकॉम में सार्वजनिक सेक्टर को इतना मजबूत करें कि लोगों को प्राइवेट सेक्टर के ऊपर निर्भरता न रहे। आप प्राइवेट सेक्टर का विकास कर रहे हैं सार्वजनिक सेक्टर की कीमत पर, यह विकास नहीं है। यह आपका पूंजीवादी चरित्र है कि आप लोगों को पूंजीवाद के जो है वो उसमें गोद में ढकेल रहे हैं। रिलायंस ने फ्री से शुरू किया था और आज की डेट में उसके सब सर्विसेज कितनी महंगी हो गई हैं। एयरटेल की सर्विसेज महंगी हो गई हैं। आज की डेट में बीएसएनएल की सर्विस ही सबसे सस्ती है, लेकिन बीएसएनएल में कनेक्टिविटी ही नहीं है क्योंकि वो 4G से 5G में जा रहे हैं। अभी बीएसएनएल को आपने 4G भी नहीं किया है। बीएसएनएल ने फर्जी ढंग से 4G का सिम कार्ड जारी करना शुरू किया है और जो है उस सेवा उसकी 2G और 3G है, 4G नहीं है। तो विकास वो है। विकास ये नहीं कि आप स्टेशन को 5 स्टार होटल बना दीजिए और उसको 7 स्टार चलाने वालों को दे दीजिए। विकास ये है कि आप अधिकतम सुविधा दीजिए लेकिन वो सार्वजनिक क्षेत्र की सुविधा हो जो अभी तक मिली है वही है। ये ना हो कि एक आम आदमी जो है स्टेशन में घुसने में डरे या घुसते ही हो कि लाओ 70 रुपया निकालो, घुसवाई है 70 रुपया, 25 रुपया घुसवाई है स्टेशन के भीतर, प्लेटफॉर्म पर नहीं जा सकते। ये विकास नहीं है। विकास है कि आप ट्रेनों को सही समय से चलाइए। विकास ये है कि अपनी आबादी के अनुरूप ट्रेनों को चलाइए। विकास ये है कि आप अभी तक किस जमाने से तीसरी कॉरिडोर रेलवे में लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे तब से बन रही है कलकत्ता से दिल्ली तक, और अभी तक पूरी नहीं बन पाई क्योंकि आप उसके लिए बजट नहीं देते। तो जो आप स्टेशन का, जो रेलवे स्टेशन का विकास करके प्राइवेट पार्टी को सौंप रहे हैं, ये विकास है? या आप 3 लेन बना रहे हैं ना रेलवे का, 2 लेन पहले से था, 1 लेन, आप 4 लेन क्यों नहीं अभी से बना रहे हैं? हम लोग जो है जब विद्यार्थी थे तो म्यूनिख ओलंपिक होने वाला था और उसमें जब पश्चिम जर्मनी की सरकार ने वहां ये 1970 के आसपास की बात है, 1970 में जो तैयारी चल रही थी तो दिनमान हम लोग पढ़ा करते थे, दिनमान में आया कि वो 2020 में यानी 50 साल बाद जो म्यूनिख की आबादी होगी उसके अनुसार वो इंफ्रास्ट्रक्चर आज की डेट में डेवलप कर रहे हैं। लेकिन आपके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है एडहाक टाइप का कि अभी हुआ तो अभी निपटो बाद में देखेंगे, अभी हुआ तो अभी निपटो बाद में देखेंगे।
तो जब आपको मालूम है कि जो है ये 3 लेन कॉरिडोर से भी जो है रेलवे नहीं सुधरेगी, तो 4 लेन क्यों नहीं चलाते? फिर 4 लेन अभी से क्यों नहीं बनाते? आप सड़क को 4 लेन से 6 लेन बना रहे हैं, आपके सिंगल लेन से डबल लेन किया, डबल लेन से 4 लेन किया, 4 लेन से 6 लेन कर रहे हैं, कहीं कहीं 6 लेन से 8 लेन में भी आप जा रहे हैं। रेलवे वाले में क्यों नहीं? आप रेलवे स्टेशन को खूब चमका रहे हैं, अब चमका के प्राइवेट को दे रहे हैं। रेलवे पटरी को क्यों नहीं आप 4 लेन बना रहे हैं? आप उसको सुविधाजनक क्यों नहीं बना रहे? आप मेदांता खुलवा दीजिए, आप और इतने बड़े बड़े अस्पताल खुलवा दीजिए, लेकिन एम्स जो है दिल्ली में, एम्स छोटा पड़ रहा है पूरे देश भर के मरीजों को देखते हुए। आप दिल्ली में ही 3 ठो एम्स क्यों नहीं 4 ठो एम्स बनाते, जब राजधानी है? तो आप दिल्ली में प्राइवेट को जो है बढ़ावा दे रहे हैं, और प्राइवेट में जाते ही जो है जो कई लाख रुपया जमा होता है मेदांता हॉस्पिटल में, और वो तमाम जो ऐसे भी टेस्ट करते हैं जो टेस्ट आपके सामान्य रूप से नहीं होने चाहिए। आपका एमआरआई नहीं होना चाहिए, लेकिन वहां भर्ती हो जाएंगे तो एमआरआई भी हो जाएगा। आपको आईसीयू में रख देंगे, आईसीयू का आप केस नहीं है, हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी दांत आपने उखड़वाया, आईसीयू में रहिए। ये सब प्राइवेटाइजेशन है। और जो आपने उसके लिए सरकारी आयुष्मान कार्ड बनाया, और कार्ड से भी जो लोग भर्ती हो रहे हैं, पता चला उनका जो है ईसीजी हो रहा है पैसा सिद्ध करने के लिए, पता चला कि उनको आईसीयू में रखा जा रहा है। कोई आपके पास ऐसी मशीनरी ही नहीं है जो ये चेक करे कि उसका मिसयूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपने प्राइवेट जो है इंश्योरेंस कराया, आप अस्पताल में जाएंगे तो अस्पताल से वो कहेगा इंश्योरेंस वाला कि पहले हॉस्पिटल से आप अपना प्रिस्क्रिप्शन, आप अपना ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट लिखवा के भेजवाइए, जब यहाँ से अप्रूव होगा तब भर्ती होगा। उस भर्ती में भी वो कह देगा केवल 3 दिन 5 दिन, उसमें आप नहीं लिख देंगे कि हम आईसीयू में भर्ती कर देंगे। आप लिखेंगे आईसीयू में भर्ती करेंगे, वो रिजेक्ट कर देगा, आपका इंश्योरेंस वाला मानेगा ही। और वहीं अगर सरकारी है, सरकारी उसमें प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हैं, तो वहां पता चला आईसीयू में आप भर्ती हो रहे हैं। माँ को जो है बच्चा पैदा हुआ नॉर्मल, आईसीयू में 2 दिन भर्ती है, अगर उस कार्ड पर भर्ती हुई तो मतलब इतना मिसयूज है, और आप उसमें कोई रोक नहीं लगा रहे। सारे आपके पूंजीपति कंपनी, पूंजीपति मित्र आपके लाभान्वित। ये विकास है? ये विकास नहीं है, ये लूट है सार्वजनिक उसकी, और लोगों के विश्वास की लूट है ये। तो विकास जो है काशी के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उनका घर तोड़ के आप विकास कर रहे हैं। आप 7 स्टार जो है कॉरिडोर बना रहे हैं, आपने सैकड़ों मंदिर तोड़ दिए। अगर एक मंदिर में 100 रुपया भी सवेरे शाम तक चढ़ावा आता हो सर, तो आप सैकड़ों, अगर 200 मंदिर ही जोड़ लीजिए तो रोज कितना रुपया आया, और उतने रुपए से कितने लोगों का जीव को उपार्जन हुआ। जब आप रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, तो मंदिर भी मैं रोजगार मानता हूं, मंदिर के प्रति मेरी आस्था नहीं है, लेकिन मैं मानता हूं कि मंदिर रोजगार है, और इससे जो है वो क्या कहते हैं, एक मंदिर से एक पुजारी के पूरे परिवार का भरण पोषण हो रहा है, उसके बच्चे पढ़ रहे हैं, उसको ब्रेड एंड बटर मिल रहा है। अगर वो वहां से आप उसको निकाल दें, मंदिर खत्म कर दें, तो वो फिर उसको रोजगार कहाँ देंगे? 5 किलो राशन से उसका पेट भर जाएगा? और राशन में भी कितना घपला है, कोई नया राशन कार्ड नहीं बन रहा है। जिनके घर में और 2 बच्चे पैदा हो गए, उनका नाम राशन कार्ड में जुड़ नहीं रहा है। कितने लोगों के राशन कार्ड आपने इस बहाने उस बहाने आपने रद्द कर दिया। तो मध्यम वर्ग कहाँ जाएगा? जो व्हाइट कॉलर्ड है, न ऊंचा आय वर्ग है, न नीच वो मतलब निम्न आय वर्ग है, वो मध्यम आय वर्ग है। अपने सफेद कॉलर को बचाए रखने के लिए सबसे ज्यादा मुसीबत में तो मध्यम वर्ग है। न वो बीपीएल में है और न वो एचपीएल में है। तो अपने को सफेद कॉलर बचाए रखने के लिए उसको कितनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। पता चला किसी घर में 2 सब्जी बन रही हो तो आधे सब्जी से काम चल रहा है, एक है सब्जी से काम चल रहा है। ये सर, स्थिति है जी। मतलब आपके हिसाब से विकास का जो भाजपाई मॉडल है उसको उत्तर प्रदेश जो है रिजेक्ट करने जा रहा है जी। आज बनारस तो। बनारस रिजेक्ट कर रहा है, जो इनका विश्वनाथ कॉरिडोर है। अगर उस हम्म, क्षेत्र में ये चुनाव हार जाए, भले बनारस की 8 सीट में 7 सीट जीत जाए, लेकिन अगर कॉरिडोर का क्षेत्र ये हारते हैं, तो ये शुद्ध रूप से समझिए कि उसको जो है जनता ने रिजेक्ट कर दिया कॉरिडोर को। क्यों? क्योंकि वाराणसी वाराणसी रहा नहीं और क्योटो बना नहीं। आप क्योटो बना रहे हैं ना, इन्होंने घोषणा किया था कि हम बनारस को क्योटो बना देंगे, तो क्योटो बना नहीं। तब लोगों को नहीं समझ में आया था कि क्योटो माने क्या होता है। उनको समझ में आ जाता कि हमारा सब मंदिर गली मकान तो टूट जाएगा, हम बेघर हो जाएंगे, तो वो कहते कि भैया हमको क्योटो नहीं चाहिए। और ये बनारस है सर, आज की डेट में भले धर्म और आस्था का मामला हो, इसमें पहले एमपी
संभवतः रुस्तम सैटिन नाम के कम्युनिस्ट जो है वो बनारस से पहले एमपी हुए थे। इसका मतलब कि बनारस का चरित्र तब क्रांतिकारी था ना, तभी तो रुस्तम सैटिन वहां से एमपी हुए होंगे। ये कालांतर में जो है वो जब जैसे इन्होंने आस्था का जो आपका क्या कहते हैं लोगों में भरना शुरू किया, पाखंड में जो लोगों को डुबाना शुरू किया, तब इनकी दुकान चली। वरना लोग वहां क्रांतिकारी थे, वहां जनसंघ नहीं जीतता था कभी। जी। आज 54 सीट पे चुनाव हुआ है, आज क्या खबर है, किस तरफ? सर खबर तो हमने आपको पहले ही बता दी कि बनारस दक्षिण की क्या पोजीशन है। अब एक उसका बहुत मोटा मोटा अनुमान समझ लीजिए, पिछली बार इनको 29 सीट मिली थी और शायद इनके सहयोगियों को 4 सीट मिली थी, 33। उन सहयोगियों में एक सहयोगी जो है राजभर जो है वो आ गए हैं सपा में। तो अगर उनको 3 सीट मिली होगी तो आप समझिए कि वो 3 सीट उसमें से पिछले बार में से घटा दीजिए। इस बार रिवर्स गेम में जो है वो मामला चल रहा है। इस बार जो 29 सीट इनको मिली थी उसकी जगह 35-40 सीट जो है सपा को ही मिलने जा रही है, ऐसी रिपोर्ट है। और दूसरी बात यह है कि आज मैं कचहरी की तरफ निकला था, वहां कई वकील मिलके बात कर रहे थे। अब हमने ये तो नहीं पूछा कि वकील साहब का नाम क्या है, किस जात के हैं। एक वकील साहब का तो यहां तक दावा था कि 4 सीट मिलेगी भाजपा को 54 में, 50 सीट मिलेगी गठबंधन को। एक अभी आदेश तिवारी ने एक पोस्ट डाली है, जो चंदौली सोनभद्र के बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा था, मिर्जापुर के बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा था, बनारस गाजीपुर आजमगढ़ मऊ के बारे में कहा रहा था, उनकी पोस्ट थी कि मिर्जापुर चंदौली और सोनभद्र में भी साफ। तो भैया जब सब जगह साफ है तो आएंगे कहां से? तब तो हमें वकील साहब वाली बात ही सही लगी कि 50-54 में 50 सीट कहीं जो है सपा गठबंधन ना जीत जाए, इनको 4 सीट मिले। और वो भी ढूंढना पड़ेगा लेंस लेके कि कौन सी 4 मिल रही है। जहां देखिए वही तो मामला फंसा हुआ है। उसमें एक आज मेरे दोस्त है पढ़ाते हैं, उन्होंने कहा कि जो उनका एक बड़ा कोर वोटर था पिछले इलेक्शन में, भूमिहार कम्युनिटी, जो कि पूर्वांचल के कुछ जिलों में प्रभावशाली है, गाजीपुर वगैरह के इलाके में, सुना है कि उसमें भी नाराजगी है, वहां भी नाराजगी दिख रही बीजेपी को लेकर। देखिए राजनीतिक सत्ता पाने के लिए आपको सबसे पहले तो टिकट चाहिए ना पार्टी का जी। और जब आप टिकट ही नहीं देंगे, अगर 4 सीट थी तो आपने 2 ही सीट पे उनको टिकट दिया, 3 सीट पे दिया, 1 ही सीट पे दिया, जबकि उनकी अपेक्षा है थी। हमने 4 सीट एक मोटा मोटी कहा, मतलब ये इसको 4 सीट ना समझिए। उनको अपेक्षा थी भाई हमको 4 सीट मिली थी तो राजनीति में भागीदारी के लिए आपको 6 सीट मिलेगी। पता चला आपने घटा के 1 सीट 2 सीट कर दिया, तो उनको लगा ना कि आपकी भागीदारी कम हो रही है। आपने अपने मंत्रिमंडल में जो है वो क्या कहते हैं, मतलब एक गिरिराज सिंह को शामिल कर लिया तो सोच लिया कि पूरे भूमिहारों को हमने प्रतिनिधित्व दे दिया। उत्तर प्रदेश के भूमिहार नहीं है, केवल बिहार के गिरिराज सिंह ही भूमिहार हैं। आपने उनको भेज दिया क्या कहते हैं, जिनको चीफ मिनिस्टर बना रहे थे, गवर्नर बना दिया। गवर्नर बना दिया मैंने पैदल बना दिया आपने। हालांकि चुनाव के समय आपने कहा कि आप गाजीपुर का दौरा करके मंदिर दर्शन कीजिए, तो उस मंदिर के दर्शन करने से वो भाजपा को वोट दिला देंगे। और दूसरी बात जो ये लोगों में परसेप्शन या गलतफहमी फैली हुई है कि मुख्तार अंसारी का परिवार, अफजाल अंसारी का परिवार मुस्लिम वोटों के सहारे है, तो ये गलतफहमी सर जो है मैं आपके चैनल से दूर करना चाहता हूं। वहां भूमिहारों में भी अच्छी खासी संख्या उनमें उनकी फॉलोइंग है। उसी तरह जैसे आपके गोरखपुर में ब्राह्मण ठाकुर डिवाइड है, लेकिन योगी के साथ ब्राह्मण हो न हो, हरिशंकर तिवारी और हाथा के साथ ठाकुरों की भी अच्छी खासी संख्या है। ये नहीं है कि केवल ब्राह्मणों के ही वो जो है मतलब क्या कहते हैं रिप्रेजेंट करते हैं, उनके यहाँ ठाकुरों की भी अच्छी खासी संख्या है। योगी के यहाँ ब्राह्मणों की नहीं है, लेकिन हरिशंकर तिवारी के यहाँ ठाकुरों की भी संख्या है। उसी तरह अफजाल अंसारी के यहाँ मुसलमान ही नहीं है, अदर कास्ट के लोग भी हैं, राजभर भी हैं, यादव भी हैं। आपके भूमिहारों की अच्छी खासी संख्या है उनके साथ। आपसे जिस जो है वो क्या कहते हैं आपके अलका राय जहां से जीती थी पिछली बार चुनाव, जहां से सिर्फ उनका नाम ही हमको ठीक से नहीं ले पाते हैं, मुख्तार अंसारी के बड़े भाई का जबान पे चढ़ता ही नहीं, सिबहतुल्लाह या इस तरह से कुछ नाम है, उनका लड़का खड़ा है। सिबहतुल्लाह को कहा गया कि आप अपने लड़के को खड़ा कीजिए। उस सीट पर आधे भूमिहार अलका राय को वोट देते हैं, आधे भूमिहार जो है उनको वोट देते हैं। इसको आप क्या कहेंगे? उनकी चारों तरफ फॉलोइंग है।
अकेले नहीं है कोई केवल। अब जैसे अतीक अहमद, चाहे जो माफिया हो, अतीक अहमद को केवल मुसलमान ही इलाहाबाद में वोट नहीं देते थे, तमाम हिंदू भी अतीक अहमद को वोट देते थे। क्यों? क्योंकि अतीक अहमद का एक माफिया के साथ साथ एक उनका सोशल पहलू भी है कि उनके एरिया में अगर मालूम हो जाए कि किसी की डेथ हो गई तो ट्रक भिजवा देते थे, और ट्रक ड्राइवर को ये हिदायत रहती थी कि आप जो है वो चाय भी नहीं पियेंगे, अब उसके ऊपर बाडी रख के ले गए। किसी के यहाँ शादी है तो उसके यहाँ अनाज भिजवा दिया, किसी के यहाँ जो है तेरही है तो उसमें जो है वो एक बोरा गेहूं भिजवा दिया, दो तीन डालडा भिजवा दिया। ये सब भी उनकी भूमिका है सर। ऐसा नहीं है कि वो जो है मतलब खाली अकेले मुसलमानों की राजनीति करते हैं। नहीं तो कोई अकेले अपनी जात या केवल एक कम्युनिटी के बल पर नहीं जीत सकता जब तक उसको और लोगों की फॉलोइंग ना मिले। अब ये परसेप्शन जो घृणा की राजनीति फैलाते हैं वो हिंदू मुस्लिम फैला देते हैं। अब जैसे मान लीजिए ठाकुरों के बारे में परसेप्शन है कि बहुत जालिम जो है वो जमींदार होते थे, सिनेमा में यही परसेप्शन है, जबकि हम तो हमारे भाई हम लोग ये जमींदार परिवार के हैं और जमींदारी परिवार में रिश्तेदारी है, हम तो जालिमा ही कहीं नहीं देखते। हम तो देखते हैं कि जो बल्कि मझोले और निचले टाइप के लोग हैं उनके अंदर जातिवाद बहुत है। यहाँ तो हम लोग सभी को जो है वो क्या कहते हैं, किसी को चाचा, किसी को मामा, किसी को माई, किसी को बड़की माई, जो है मतलब क्या कहते हैं दूसरे कास्ट की महिलाओं को भी कहते रहे। कभी ये जो है हम लोगों ने मतलब कोई जो उम्र में कम हो उसका जो है नाम लेकर के या घटिया टाइप से बात करे, भाई हमारे यहाँ तो नहीं है ये संस्कार। सर आखिरी सवाल, कितना सीट किसको? 7 चरण में लगातार हम लोग बात करते रहे, आपका असेसमेंट क्या कह रहा है? देखिए मेरा स्टेटमेंट 250 प्लस सपा, 250 और प्लस सपा, 100 या 100 से नीचे आपका क्या चलिए कहते हैं भाजपा, जी। और बाकी जो सीट है उसमें कांग्रेस से लेके अदर्स। चलिए सर, तो अभी 10 तारीख को हम लोग मिलेंगे और 2-3 बार बातचीत करेंगे, तो 10 तारीख को लगातार इस पे नजर रहेगी कि सटीक विश्लेषण। एक बात और मैं कहना चाहता हूं सर, जी इस समय एग्जिट पोल शुरू हो गया। हाँ मैं एग्जिट पोल के सर्वथा विरुद्ध हूं। जी क्योंकि यहाँ का एग्जिट पोल बेईमानी पर आधारित है। यहाँ जी का एग्जिट पोल ब्राह्मण का एग्जिट पोल है, ठाकुर का एग्जिट पोल है, ओबीसी का एग्जिट पोल है। ये एग्जिट पोल वास्तविक नहीं है। 10 में से 9 एग्जिट पोल गलत होता है, एक 8 तो शायद सही होता है। लगा तो तीर नहीं तो तुक्का। ये एक्चुअली जो सरकार बेईमानी करती है, धांधली करती है, ईवीएम में गड़बड़ी करती है, उसको जस्टिफाई करने के लिए एग्जिट पोल होता है। अगर एग्जिट पोल के आसपास रिजल्ट आ जाता है धांधली के बाद, तो कहा जाता है कि अंडर करंट था, लोगों को दिखाई नहीं पड़ा। ना वो मतलब पब्लिक मीटिंग में दिखाई पड़ा, ना वोट गिरते समय दिखाई पड़ा, अंडर करंट था। तो अंडर करंट था, वो ईवीएम का करंट था, वो धांधली का करंट था। उसको जस्टिफाई करने के लिए किया जाता है, क्योंकि अंतिम समय तक उनको इस बात की आशा रहती है कि हो सकता है कि हम इसमें गोलमोल कर जाए, तो उसमें होगा कि एग्जिट पोल के आसपास होगा। तो कहा चाणक्य वाला जो है बड़ा सही गया है, एबीपी वाला बड़ा सही गया है, बाकी 9 भले गलत साबित हो जाए। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि बिल्कुल एग्जिट पोल पर चुनाव के 3 महीने पहले से चुनाव परिणाम निकलने तक एग्जिट पोल पर टोटल बैन होना चाहिए, अगर आप जो है ईमानदारी से चुनाव कराना चाहते हैं तो। ये चाहे चुनाव आयोग से भी मैं कह रहा हूं, मैं आपके विधायिका से भी मैं कह रहा हूं, कार्यपालिका से भी कह रहा हूं, और सबसे बड़ी न्यायपालिका से भी मैं कह रहा हूं कि आप कृपया बेईमानी मत कराइए। लोगों का जो है, जो आपका जो मतलब क्या कहते हैं, हमारा जो वोट है उसको आप हरिए मत, सीता हरण मत करिए। उसका वो जो है उसको रहने दीजिए, चाहे जो सरकार में आए या चाहे जो सरकार में ना आए। कोई जरूरी नहीं है कि हम जो चाहते हैं वही सरकार आती है, हम नहीं चाहते तो भी सरकार आती है अगर बहुमत चाहता है तो। लेकिन आप अगर वोट चोरी करके, वोट हर के, धांधली करके आप आते हैं, तो ये तो आप पूरे डेमोक्रेसी के साथ फ्रॉड करते हैं। और उसमें सबसे बहुत बड़ा हाथ उस चोरी को जस्टिफाई करने का एक टूल है, आप समझ लीजिए कि क्या कहते हैं, ये एग्जिट पोल, जो 2 महीने 3 महीने पहले से शुरू हो जाता है। और इसमें भी आप ट्रेंड देखेंगे कि शुरू से वो सत्तारूढ़ दल को जिताते हैं, और जैसे जैसे चुनाव या जिससे जो मैनेज होते हैं उसको जिताते हैं, और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है वैसे वैसे कहते हैं अब इनका जो है वो लोकप्रियता बढ़ रही है, उनकी घट रही है। तो भी जिसके पक्ष में होते हैं उसी की लोकप्रियता, उसी को 40% दिखाएंगे तो दूसरे को 39% दिखाएंगे, उसको 42% नहीं दिखाएंगे। ये शुद्ध रूप से बेईमानी है आप सरकार। और मैं तो इतने दिन से हूं, पत्रकार भी हूं, कई अखबार
में ब्यूरो चीफ रहा, संपादक रहा, मुझसे तो आज तक कोई पूछने नहीं आया कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, आपकी राय क्या है। तो पता नहीं एग्जिट पोल कहाँ होता है। हमने अपने पूरी सर्किल में सबसे पूछा कि भैया आपके पास आया था, आपके पास आया था जो सर्वे होता है या जो एग्जिट का? नहीं नहीं। कभी जिन चुनाव पहले तो हम लोग बूथों बूथों पे घूमते थे, रिपोर्टर थे तो भी और संपादक थे तो भी, तब भी कोई नहीं दिखा जो निकलते हुए ये पूछ रहा है कि किसको आपने वोट दिया। इस बार भी आप अजीत अंजुम को छोड़ के जल्दी किसी को नहीं देखेंगे जो पूछ रहा हो कि आपने किसको वोट दिया। तो ये जो सर्वे वाले लोग हैं या जो एग्जिट वाले पोल वाले लोग हैं, तो ये एनडीटीवी का, आपका एबीपी का, आपका जो है वो न्यूज 18 का दिखाई पड़ना चाहिए कि नहीं दिखाई पड़ना चाहिए, पूछते हुए कि आप अजीत अंजुम केवल दिखाई पड़ रहे हैं हेयर एंड देयर, बाकी कोई नहीं दिखाई पड़ रहा है। और फिर एग्जिट पोल आ जाएगा आपसे बता रहे। तो ये फ्रॉड है। 10 तारीख को पूरा सुबह से ही तैयार रहिएगा। 10 तारीख को हम लोग थोड़ा सा इसी काम के लिए 10 तारीख को रखा जाएगा। और राकेश टिकैत ने भी कहा है कि सावधान रहने की जरूरत है, स्ट्रांग रूम पर पहरा देते रहिए, वहां पर हेरा फेरी की संभावना हो सकती है। स्ट्रांग रूम के बारे में एक तथ्य बता दें सर जी। जो चुनाव आयोग का निर्देश है, उस निर्देश का पालन जो है उत्तर प्रदेश का प्रशासन नहीं कर रहा है। उत्तर प्रदेश का प्रशासन जो है को चुनाव आयोग का निर्देश है कि आप स्ट्रांग रूम को चारों ओर से सीसीटीवी से कवर कीजिए, और सीसीटीवी एक मॉनिटर से जो है एक सेंट्रल प्लेस पर वहां मॉनिटर से जो है वो रहेगी, क्या कहते हैं, मॉनिटर रहेगी, जिसको जो विपक्ष के जितने लोग वहां घेर के बैठे हुए हैं वो उनको देखते रहें। सारे जगह उत्तर प्रदेश में जो है सपा ने घेर लिया है स्ट्रांग रूम को, आपसे बता दें। दूसरे दलों के लोग नहीं है, सपा के लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया है। अब इलाहाबाद में ही यहाँ मंडी परिषद में स्ट्रांग रूम बना हुआ है, उसमें आगे तो इन्होंने सीसीटीवी लगा दिया, पीछे सीसीटीवी कल लगाया है। 28 तारीख से वो जो है स्ट्रांग रूम है, 28 से उसमें जो है बक्से बंद हैं, और सीसीटीवी लगाया है कल पीछे साइड में, आगे साइड में लगा हुआ। और अभी कल तक वो सेंट्रलाइज सिस्टम से जो है उसकी जो है वो क्या कहते हैं स्क्रीनिंग की व्यवस्था नहीं थी कि जो सारे सीसीटीवी जो चलते रहते हैं स्क्रीन पर, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो दिखाई पड़ते रहते हैं, कि ताकि सारे लोग एक ही जगह से बैठ के सारा मॉनिटर कर सकें। तो अब आप इसको क्या कहेंगे? 28 तारीख की चीज को कल माने 6 तारीख को, तो 28 और 6 माने 5 दिन जो है आपने जो गोल मोल रखा, और उसके बाद जो है वो अगर रिजल्ट कुछ आएगा, लोग कहेंगे कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है या ईवीएम मैनेज किया गया है, तो प्रधानमंत्री कहेंगे कि अब ईवीएम की बात लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है, दांत मतलब वो करके आपके क्या कहते हैं पीस पीस के, मतलब मजाक उड़ाते हुए आप। अरे जब बेईमानी होगी तो कहेंगे लोग क्यों नहीं, आप क्यों चिल्लाते क्यों हैं अगर ईवीएम की कोई बात करता है तो। मैं कह तो रहा हूं कि आप बताइए ना 20 लाख ईवीएम कहाँ गई। आप ही की कंपनी है BHEL, और आप ही का जो है चुनाव आयोग है, वो कह रहे हैं हमने चुनाव आयोग को भेजा, चुनाव आयोग कह रहा है हमको हमारे पास है नहीं, तो कहाँ गई 20 लाख? क्यों नहीं इसको एक बार डिसाइड करते कि 20 लाख कहाँ गई? और हैक नहीं होती, ये ईवीएम बदला जाता है तभी जो है उसमें जो है वो वोट का जो है अंतर पड़ जाता है। जो वोट पड़ता है, जो वोट निकलता है उसका अंतर है। और 370 सीटों का लोकसभा का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, और सुप्रीम कोर्ट सुन नहीं रहा है 2019 से, आपसे बता दें 2022 है, 2024 के बाद सुनेगा। बड़े भारी ईमानदार जो है जज साहब लोग हमारे बैठे हुए हैं, माननीय लोग। जी सर, ठीक है सर, शुक्रिया। और आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आपने दिया है। 10 तारीख को आपसे मुलाकात होगी, बीच में भी एक आध दिन मिल लेंगे, लेकिन 10 का तो रखेंगे। दोस्तों, JP सिंह साहब है, बेबाक बोलते हैं। पूरा वीडियो सुनिए और शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। शुक्रिया।